करने से पहले आपको आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ। मैंने अपनी अच्छाइयाँ, अपनी बुराइयों पे कितना काम किया है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे कितना काम किया है, अपने कॉन्फिडेंस पे कितना काम किया है, अपने एटीट्यूड पे कितना काम किया है और वेदर इट इज़ वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर अ स्टैंडर्ड करियर। एक पर्टिकुलर करियर के लिए कितना सूटेबल है वो? क्या उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है? मैं 10 में से अपने आप को 5 नंबर दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में 6 नंबर दे रहा हूँ, तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा वो रोल मॉडल है जिससे मैं सीख सकता हूँ? उस फील्ड का रोल मॉडल हो, उसने अपनी जिंदगी में, अपनी बायोग्राफी में जो चीजें लिखी हुई है, मैं उस पे बनाने की कोशिश करूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए लैंग्वेज का कितना कमांड होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए, साइंस में कितने मार्क्स चाहिए, मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अपने नंबरिंग करूं और अपना जायजा लूं कि मैं इस कंपटीशन के दौर में कहां खड़ा हूं और कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज आपकी टू नो योर सेल्फ में आपको काम करनी है अपने आप को जानने के बाद। दूसरी चीज जो होती है, जो नेक्स्ट होता है, अब होता है शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप से मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस से जो मैंने आपको बताया उसको मैं पेपर के ऊपर लेकर आऊं। देखो, दुनिया में आपको दुनिया भर की खामियां दिखती है, लेकिन कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है, या बहुत कम इंसान दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी बुराइयों को जानते हैं। यार मैं मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मैं मेरे में कॉन्फिडेंस का इश्यू है, यार ये मेरे में इश्यू है, फला फला इश्यू वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको बोलने वाले लोग या समझने वाले लोग या इस बात को तस्लीम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। जो इन बात को मानता है कि मेरे अंदर ये वीकनेसेस है, वो उसको ड्रॉबैक को पूरा भी करता है, उसके ऊपर वर्कआउट भी करता है, स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है, वीकनेसेस को और कम करता है, अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है उसको ग्रैब करता है, थ्रेड्स जो भी जिंदगी में है उनको दूर करने की कोशिश करता है, वो डर को निकालने की कोशिश करता है और अपनी इनर कोर के ऊपर काम करता है, अपने जमीर के ऊपर काम करता है, अपने सरफेस को छूने से पहले अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करता है कि जितनी इंटरनल स्ट्रक्चर की इमारत मजबूत होगी ना, फाउंडेशन उतना ही मजबूत होगा। फाउंडेशन उतना ही मजबूत होगा तो उतनी लंबी बिल्डिंग में बना सकता हूं। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोड बेरिंग के मैं अगर फाउंडेशन बनाऊं और उसके ऊपर मैं 10 माले खड़े कर दूं, नॉट पॉसिबल। उसके लिए मुझे आरसीसी का स्ट्रक्चर लगता है। सिमिलरली आपका इनर कोर कितना स्ट्रांग है बेटा, वो आपको काम करना पड़ेगा, वो आपको काम करना पड़ेगा। उसमें आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितने पॉजिटिव है, आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं। क्या आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं और आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि आप में निगेटिविटी ये आ रही है कि भाई मैं मुसलमान हूं, मेरे साथ में तासुब होगा? गलत। ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में कहो मेरे में कितनी हिम्मत है, भले ही सिलेबस ज्यादा होता है सीए का, आई नो, लेकिन आई कैन डू इट। मैं बड़ी मंजिल का मुसाफिर हूं, मैं बड़ी जंग का प्लेयर हूं, डेफिनेटली आई विल डू इट। मैं कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है मेरी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, आप एमपीएससी की तैयारी करें, नहीं होगा तो क्या? भाई आई एम टेकिंग द रिस्क। रिस्क मेरे लेना मेरे हाथ में, मेहनत करना मेरे हाथ में, रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में। लेकिन मैं अच्छे से करूंगा तो डेफिनेटली अल्लाह ताला उसका अजर मुझे जरूर देगा। मैं कितना ट्रस्ट रखता हूँ अल्लाह पे, मैं खुद पे कितना भरोसा रखता हूँ, मेरा बिलीफ कितना स्ट्रांग है, मेरा यकीन कितना स्ट्रांग है। यकीन से मेरी मुराद, मैं आपको एक एग्जांपल देते बताता चलूं कि आपने नाम सुना होगा अमेजॉन कंपनी का। अमेजॉन कंपनी का जो मालिक है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जब 96 में अपनी कंपनी की बुनियाद डाल रहा था अमेजॉन की, उस वक्त वो सिर्फ इंटरनेट पर किताबें बेचने का कॉन्सेप्ट उसने शुरू किया था। तो उसके लिए उसको $1 लाख की जरूरत थी। अपनी जॉब छोड़कर उसने रिस्क लिया कि दुनिया में कुछ नया चेंज करना है, कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप लेने का, ई कॉमर्स स्टेप की फील्ड में। दुनिया ऑनलाइन खरीदी करेंगी, किताबों की खरीदी के लिए लोगों को ट्रैवलिंग करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए की किताब खरीदने के लिए मैं 100 रुपए का पेट्रोल नहीं गलाऊंगा, मैं ऑनलाइन बुक करके घर पे मेरे किताब आ जाएगी। तो उसने इस तरीके का रेवोल्यूशनरी स्टेप के बारे में सोचा। उसको जरूरत थी 1 लाख रुपए की, अपनी जॉब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन पैसे की कमी फिर भी थी। तो वो अपने माँ बाप के पास में गया। क्योंकि उसके माँ बाप रिटायर थे, माँ बाप ने सवाल पूछे कि किस लिए पैसा चाहिए। बेजोस ने कहा, मैं इंजीनियर हूं, मैंने एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश किया है इस तरीके का, और मैं ऑनलाइन किताबें बेचूंगा इंटरनेट के ऊपर। आप सोचिए 96 में इंटरनेट की स्पीड कितनी हुआ करती थी। 96 में इंटरनेट की स्पीड ऐसी हुआ करती थी कि एक फाइल जो है 2 MB की, 3 MB की, वो डाउनलोड होने के लिए भी कई घंटे लगाती थी। ऐसे दौर में उसके बाप ने, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने उसका जवाब किस तरीके से दिया कि तू किस चीज में पड़ गया है।
तुझे पता है इंटरनेट चलेगा? जो आज इंटरनेट की स्पीड इतनी कम है कि फ्यूचर में इंटरनेट चल पाएगा जो मैं उसमें $1 लाख लगाऊं, मतलब आज के 74 लाख रुपीस। उसके बगल में उनकी मम्मी भी थी। उनकी मम्मी ने तारीखी सेंटेंस उस वक्त कहे बेजोस के पिताजी से। वो क्या सेंटेंस थे पता है? उनका यकीन कितना स्ट्रांग था सोचिए। मैं यहाँ पर जो अपनी मेरे हमारे बच्चों की जो माएँ सुन रही है उनके लिए भी उनसे मुखातिब हूँ, उनके माँ बाप से मुखातिब हूँ, अपने बच्चों पे भरोसा करना सीखिए कि वो कर सकते हैं। उसकी माँ ने जवाब ये दी कि भले ही इंटरनेट चले या ना चले, हम लोग इंटरनेट पे पैसा नहीं लगा रहे, हम अपने बेटे पे पैसा चला रहे। इंटरनेट चले या ना चले, मेरा बेटा जरूर चलेगा। और बेटा चला। बाद में वो 1 लाख करोड़ होने के बाद उसकी माँ भी और उसके बाप दोनों भी आज अमेज़न के अंदर 6% के शेयर होल्डर्स है। आज वो भी अरबपति बन गए। उनका बेटा कितना चला। ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर कि मैं जिस चीज के ऊपर हाथ डाल रहा हूँ, जो कोर्स में जा रहा हूँ, उसमें यकीन मेरे पास में मुस्तहकम रहा। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एंड रिजल्ट पे सोचने से पहले मैं अपने आप में पॉजिटिविटी के साथ में, यकीन के साथ में उसमें काम करूं। और मेरा यकीन का लेवल मुझे दिखाता है कि मुझे 2 लाख लोगों को क्रॉस करना है। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, जेई 5 लाख लोग दे रहे हैं, 8 लाख लोग दे रहे हैं। सीट जो होती है सिर्फ सपोज 50,000 ही होती है। 50,000 लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं जिनके पास में करेज होती है, जिनके पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, जिसके पास में यकीन होता है, फेथ होता है, अल्लाह पे ट्रस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो लोग, पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट होता है। अगर गलतियां है तो फर्क नहीं पड़ता है, साइंस कमजोर है चलेगा, मैं पढ़ूंगा, मैं अभी 10th में हूं, 2 साल तक की मेहनत करूंगा, मैं कर सकता हूं। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट लगती है मैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ उस चीज को एक्वायर करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने फेलियर से सीखूंगा। इस तरीके से आप अपने आप पे काम करेंगे तो ये आपका जो काम होगा ये आपको उस बड़ी जंग के लिए तैयार करेगा जिसके लिए आप जाने वाले हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। हम अगर कुछ महीने तक भी ऐसा करें ना तो हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा होगा, आपने परेटो प्रिंसिपल आप जानते होंगे, एक 80-20 करके किताब है, 80-20 प्रिंसिपल। तो परेटो प्रिंसिपल से मशहूर है। वो ये कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास में इतनी दौलत है कि 80% लोगों से ज्यादा। दुनिया में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेते हैं और वही कामयाब है। दुनिया में सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जो चोर चोर है 80% लोगों से ज्यादा। तो ये जो प्रिंसिपल है कि दुनिया में सिर्फ 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो उस फील्ड के माहिर होते हैं या फिर कोई गलत काम में मुलविस होते हैं। जिनके पास में इतनी दौलत होती है, अगर दौलत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, जो 80% लोगों के पास में नहीं है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आप अगर मुआयना करें तो उस मुश्किल से 20% लोगों के पास में इतनी दौलत है जो 80% लोगों के पास में नहीं। वो कब होगा? क्योंकि वो लोगों ने हो सकता है कि अपने आप पर काम किया हो सकता है कि वो लोगों ने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पे, इंटरनल कोर पर काम किया हो और उसके बाद में इस फील्ड में आए हो। वरना इस फील्ड में हमारे बाप दादा भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन 10% लोग कामयाब हो रहे हैं। रितेश अग्रवाल नाम का लड़का ओयो रूम्स की फाउंडेशन डालता है। ओयो रूम्स आपने सुना होगा। 18 साल का बच्चा एक सोचता है कि हम लोग होटल्स के लिए मैं एक ऐप बनाऊंगा। 18 साल का बच्चा शुरू करता है। उस वक्त कठिनाइयां होती है। बाद में वही बच्चा जो है 21,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन जाता है। हमसे 21 लाख का बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है। तो कौन से लोग हैं जो एक्सेल कर रहे हैं साइंस में? वो कौन से लोग हैं जो एक्सेल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में? वो कौन से लोग हैं जो एक्सेल कर रहे हैं बिजनेस में? वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर से काम किया है, अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाया है, अपना एटीट्यूड बढ़ाया को पे काम किया है, अपना फोकस बढ़ाया है, अपना डिटर्मिनेशन बनाया, अपना परसिवरेंस बढ़ाया है। इन सब चीजों पे काम करने के बाद में वो किसी एक सरफेस वाली चीज के ऊपर गए। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों तो इसके ऊपर काम करना शुरू करो। अब दूसरा सबसे बड़ी चीज जो बहुत सारे लोग इस चीज को दरकिनार करते हैं, वो खुद का पर्सनैलिटी टेस्ट। अपनी अपनी पर्सनैलिटी का, अपने नफ्स का जायजा लेना, अपनी पर्सनैलिटी का टेस्ट करना। ये टेस्ट में मैं आपको बताऊं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस कैटेगरी में तो आप खराब है या इस कैटेगरी में तो आप अच्छे हैं। ये दुनिया में इस तरीके की कैटेगरीज होती है। मैं आपके सामने पेश करूंगा कि ये डिस्क करके एक टेस्ट होता है, DISC। इसमें 2 ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये टेस्ट लिया जाता है। ये हम अपने आप का भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, हमको किसी टूल की इस्तेमाल करने की जरूरत
नहीं है। सबसे बड़ा जज जो दुनिया में होता है वो अपन खुद होते हैं। जनरली हम लोग उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने आप पे इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं। सबसे पहली चीज में इसमें जो ऑब्जर्वेशन दिखाया है, इसमें दो पहलू पे को उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि दुनिया में या तो आउटगोइंग लोग होते हैं या तो रिजर्व लोग होते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि दुनिया में या तो टास्क ओरिएंटेड लोग होते हैं या तो फिर पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं। उसकी वजाहत मैं करता चलूं कि उसने ये दिखाया ऑब्जर्वेशन में, पहले ऑब्जर्वेशन में, कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही बोलने वाले होते हैं, लोगों से मुलाकात करने वाले होते हैं, जिनको बाहर जाना पसंद होता है, जो बहुत ही आउटवर्ड होते हैं या जो लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व होते हैं। लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, शादी ब्याह में जाना, घूमना फिरना उनको पत्ता पसंद नहीं होता है। ये दो कैटेगरी होती है। एक दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका ये था कि कुछ लोग जो होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, यानी जिनको जिनके मकसद होता है कि वक्त पर काम को खत्म करना है, इस कंपनी को यहां से लेकर वहां ले जाना है। वो टास्क पे बहुत सीरियस होते हैं। उनको फिर ये नहीं पता चलता है कि भाई ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर या पर्टिकुलर चीज के अंदर पर्टिकुलर चीज में मैं पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहा हूं, तो वहां पर लोगों की ह्यूमन रिसोर्स या फिर लोगों की जो माशी जो उसूल है या माशी जो मसाइल है या उनके समाजी मसाइल है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मुझको एक काम चाहिए, खत्म करके देना है। और कुछ लोग होते हैं जो पीपल ओरिएंटेड रहते हैं, जिनको लोगों से फर्क पड़ता है, जो लोगों की फिक्र करते हैं। मुझे तरक्की तो करनी है, लेकिन लोगों को साथ लेके तरक्की करनी है। ये दो तरीके का ऑब्जर्वेशन उसने किया इस रिसर्च में, इस पर्सनैलिटी टेस्ट में, जिसमें जिससे निकलकर चार पर्सनैलिटी आपके सामने आई। इन दो ऑब्जर्वेशन से आउटगोइंग या रिजर्व, टास्क ओरिएंटेड या पीपल ओरिएंटेड, इससे दो पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आई, चार पर्सनैलिटी बाहर निकल कर आई। वो चार पर्सनैलिटी में हम किसी एक के अंदर लाई करते हैं, हम होते हैं। सपोज एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड। एक आदमी आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड है, मतलब वो बोलने में अच्छा है और वो उसको लोगों की फिक्र है, वो लोगों के बारे में समझता है, जानता है, लोगों के दर्द को समझता है। तो ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ऐसे लोग लीडर्स बनते हैं। ऐसे लोग लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग जिसमें इंथुसियाज्म रहता है, ऐसे लोग फ्रेंडली रहते हैं, ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं और बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन पैदा करते हैं दुनिया की जिंदगी, दुनिया में चेंज लाने के लिए। एक इंसान अगर आउटगोइंग है और टास्क ओरिएंटेड है, ये लेफ्ट साइड की कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अगर कोई एक इंसान ज्यादा या बोलने में बड़ा अच्छा है और वो टास्क ओरिएंटेड है, वो काम करने में भी बड़ा सीरियस है, तो ऐसे लोग डोमिनेंस बनते हैं। ऐसे लोग ऐसे लीडर बनते हैं, ऐसे मैनेजर्स बनते हैं जो अपनी कंपनी को जीरो से लेकर ऊपर तक पहुंचा देते हैं, जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो अच्छे डायरेक्ट करते हैं और उनमें कंपटीशन का जज्बा होता है। ऐसे बच्चे जो बातचीत भी अच्छी करते हैं, जो आउटगोइंग भी है और जो फोकस करते हैं अपनी काम के ऊपर भी। सपोज मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, नीट की तैयारी कर रहा हूं, वो भी करते हैं और उसी के साथ साथ वो थोड़े आउटगोइंग भी है, बाहर की दुनिया से उनका कुछ संबंध भी है, उनको इंटरेस्ट भी है। ऐसे लोग जो बनते हैं वो डोमिनेंस तरीके के लीडर्स बनते हैं। सिमिलरली तीसरी कैटेगरी होती है टास्क ओरिएंटेड और रिवर्स कैटेगरी के अंदर जो लाई करते हैं, यानी जो टास्क ओरिएंटेड भी है लेकिन कम बोलता है, अपने आप में रहते हैं, लोगों से कम मिलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो कंप्लायंस कैटेगरी में आते हैं। तीसरी पर्सनैलिटी की कैटेगरी है जो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं, जो जो रात के अंधेरों में अपना काम करते हैं, किसी को बताते नहीं मैंने कौन सा काम किया, लेकिन उनके काम बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े ऑथर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जिनको दुनिया नहीं जानती है, जिनको दुनिया ने कभी देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े इन्वेंशन कर दिए, बहुत से बड़े बड़े चेंजेस दुनिया में लाए। ऐसे लोग कहलाते हैं कॉम्प्लायंस। और एक चौथी कैटेगरी है जो पीपल ओरिएंटेड है, जिनको लोगों से भी संबंध है, और जो रिजर्व है। ऐसे लोग जो होते हैं वो पेशेंस होते हैं, मोडेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और जिनकी वजह से रिजल्ट आते हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम भी दुनिया में करते हैं और जिनकी वजह से जिनको लोग जानते नहीं है, लेकिन वो एक बैकएंड के अंदर काम करते हैं और सपोर्ट देते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूं, मैं बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर को जानता हूं जिनको मैं बंबई में आने के बाद भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उनके काम देखा तो मुझे पता चला कि ये जो इंसान है, ये जो शख्स है, इसकी वजह से आज ये अदारा इस मुकाम पर पहुंच गया।
जिन्होंने कभी अपने आप को फ्रंट पर नहीं लाया, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से रिजर्व रहकर पीपल के बारे में सोचकर इस तरीके के रिजल्ट दिए। तो हमारी पर्सनैलिटी इसमें से किस चीज पर आती है? बेटा अपने आप पर गौर कीजिए, पेन लेकर काम कीजिए कि इन कैटेगरी में कहां पर आता हूं, और मुझे मेरे मकसद पाने के लिए, देखो जरूरी नहीं कि इनके मुताबिक मेरी जिंदगी जाए। अगर मुझे सपोज न्यूज एंकर बनना है, सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वो हो सकता है कि मैं एनालिसिस के बाद में उस कैटेगरी में ना जाऊं, तो उस कैटेगरी में जाने के लिए मैं कितना वर्कआउट कर सकता हूं, कितना अपने आप पर काम कर सकता हूं, या आप जायजा लेंगे तभी पता चलेगा। दुनिया में वही लोगों ने तरक्की किए हुए जिन्होंने अपने आप के ऊपर काम किए हुए, अपने आप को स्ट्रांग बनाए। स्ट्रांग कब बनेंगे? जब हम लोग कुछ ना कुछ इवेल्युएशन करेंगे अपने आप। ओके, सिमिलरली मैडम मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी पीपीटी चेंज नहीं हो पा रही है। ये हुमेरा मैम शेयर हो स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी कौन सी पीपीटी है? तो डेट वाली है, सब चेंज हुई है? हाँ, हेलो, पर्सनालिटी टेस्ट वाली है। नहीं मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ शायद, एक सेकंड ना। जाहिद भाई मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी। मेरी, लेकिन पीपीटी मेरी चेंज नहीं हो पा रही है। मैं एक मिनट स्टॉप शेयर करके फिर से करता हूँ। जी हाँ, आप दिख रहा है मेरी पीपीटी? जी जी आ गई सर। टू नो योर वैल्यूज आई। या अब सेकंड पैरामीटर में बच्चा बात कर रहा था कि पहली जो फोकस मैंने किया वो कोशिश किया अपने आप पर बात करने की, टू नो योर सेल्फ। अपने आप से मैं कितनी तरीके से काम कर सकता हूं। मैंने डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट देखा, आपके सामने डिस्कस किया। मैंने अपने आप से जो शॉर्ट एनालिसिस होता है उसके ऊपर बात किया। अब जो थर्ड पैरामीटर होता है टू नो योर वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब जनरली होता है कीमती चीजें, द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे नजदीक कौन सी चीज इंपॉर्टेंस रखती है, मैं किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। इसमें मैंने कैटेगरी में 1 2 3 4 में कुछ चीज डाली नहीं है, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके नजदीक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना है, आपके नजदीक खेलने का इंपॉर्टेंस कितना है, आपके नजदीक फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस कितना है, आपके नजदीक रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस कितना है, फैमिली का इंपॉर्टेंस कितना है। ये सब चीजें दिखाती है कि मैं कितना पर्टिकुलर चीज को इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर कोई बच्चे से पूछा जा रहा है कि बेटा 10 घंटे पढ़ाई करेगा तो आईआईटी क्रैक कर लेगा आप, लेकिन वो बच्चे का जब आप माजी देखेंगे, उसका पास देखेंगे, तो उसका जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, उसकी अम्मी ने टीचर को फोन लगाए थे और कहा था कि हम एक मंगनी में जा रहे हैं जिसके लिए हमको आज छुट्टी चाहिए। तो टीचर ने कहा था कि आज तो उसका एग्जाम है। तो बच्ची ने कहा था एग्जाम तो है, बच्ची की माँ ने कहा था एग्जाम तो है, लेकिन हम मंगनी में जा रहे हैं, बहुत करीबी मंगनी है, और एग्जाम जो है वो सिर्फ यूनिट टेस्ट है, हम उसको बाद में दे सकते हैं। और वो शादी में या मंगनी में चले गए थे। उससे बच्ची ने एक चीज सीखी है कि भाई शादी अटेंड करना, मंगनी अटेंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बनिस्बत एग्जाम की। उस चीज को उसने सीख लिया और उसके वैल्यूज के अंदर वो नंबर 1 कैटेगरी जो हो गई वो ये हो गई कि हमको शादी ब्याह और फंक्शन अटेंड करना है। एजुकेशन जो नंबर 2 कैटेगरी पे आ गया। हो सकता है कि बाद में फिर खेलने के लिए बच्चे को कोई बुला रहा है, फिर वो नंबर 3 कैटेगरी पे चला गया। इस तरीके से हमें ये डिसाइड करना है कि स्टैंडर्ड वैल्यू में एजुकेशन कितने नंबर पे आना चाहिए, तब जाके मैं एजुकेशन से कामयाबी हासिल करूंगा। इंसान को इंसान बनाने वाली चीज सबसे पहले होती है तालीम। इस तालीम को मैं सिर्फ बोलकर नहीं, अपने एफर्ट से साबित करूं। मैं कितनी किताबें पढ़ता हूं, मैं कितना एफर्ट देता हूं अपने आप की पर्सनैलिटी बनाने के ऊपर, कितने अपने सेल्फ के ऊपर मैं काम करता हूं, मैं कितना, अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं उस पर्टिकुलर धर्म की कितनी किताबें पढ़ता हूं, कुरान शरीफ कितना पढ़ता हूं, हदीस का मेरा मुताला कितना है, सीरत नबी मैंने कितना पढ़ा है, या पर्टिकुलर जो दूसरे धर्म से मुसल्लिक जुड़े हुए हैं, मैं वो सब चीजें कैसी करता हूं। मैं सबसे पहले एनालिसिस करूंगा कि मैं कितना सीखता हूं, लर्निंग।
लर्निंग अगर मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं है तो मैं दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। चाहे मैं एजुकेशन के अंदर काम करूं या किसी और चीज में काम करूं, सपोज मैं बिजनेस में कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, तो मैं कभी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता। आप आज के दौर में जो कामयाब तरीन बिजनेसमैन कहलाते हैं, बिल गेट की बात करें, तो बिल गेट एक ऐसा आदमी है जो रोज एक किताब खत्म करता है। हम में से कितने लोग किताबें पढ़ते हैं? या उसको किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? इतनी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन फिर भी वो रोज एक किताब पढ़ता है, अपने आप को सीखने की कोशिश करता है। सिमिलरली हमारे जिंदगी के अंदर हमारे पैरामीटर डिसाइड होना चाहिए कि नंबर 1 कैटेगरी जो होती है मेरी एजुकेशन की होती है, और एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद में मेरी फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद में रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसके बाद में वक्त मिलता है तो फिर मेरे फन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। वरना क्या हो रहा है, बच्चा व्हाट्सएप के मैसेज इतने बार बार देख रहा है, जो बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है व्हाट्सएप का, और अपनी पढ़ाई को छोड़ छोड़कर व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रहा है। इससे ये चीज शो होती है कि हमारा इंपॉर्टेंस पढ़ाई नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंस व्हाट्सएप के मैसेज है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये हमको प्रायोरिटाइज करना है, हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि नंबर 1 वैल्यूएशन किस चीज का होता है, नंबर 2 किसका होता है। देखो मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो जहन होता है ना, आपका जो दिमाग होता है ना, वो दो दिमाग से मिलकर बनता है, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, इसको हम लोग कहते हैं शऊरी दिमाग, और दूसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं हम लोग लाशऊरी दिमाग। शऊरी दिमाग जो होता है वो हमारी जिंदगी के सिर्फ 10% जो रिजल्ट, जो नतीजे या जो डिसीजन होते हैं उसके अंदर उसका रोल होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड का मतलब, आज मेरे सामने आप बैठे हुए, अचानक से एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करे और गाना गाना शुरू कर दे, क्या आप उसको अक्लमंद कहेंगे? डेफिनेटली आप अक्लमंद नहीं कहेंगे, आप कहेंगे पागल है। लेकिन आप सब लोग खामोशी से मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब ये निकलता है कि आपका शऊर चल रहा है। कौन सी चीज कौन से वक्त पे करनी चाहिए, इसको कहते हैं शऊरी आपकी हालत। और लाशऊरी दिमाग क्या होता है कि सपोज मुझे मच्छर ने काट के मैंने उसको मार दिया। मैंने सोचा कि मुझे दिमाग लगाना चाहिए, ट्रेस करना चाहिए मच्छर कहां बैठा था। मैं सो रहा हूं, मैं सोने के बाद में मुझे नींद में मच्छर ने काटा, मैंने हाथ उठाया और मच्छर को मार दिया और हाथ साफ भी कर लिया। क्या उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये मैं मच्छर को कहां बैठा है, मच्छर उठता हूं, टॉर्च चालू करता हूं, लाइट चालू करता हूं, लाइट चालू करने के बाद में मच्छर की पोजीशन देखता हूं। हमारा सोते वक्त भी दिमाग चल रहा है, और वो दिमाग हमारा है सबकॉन्शियस माइंड। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, कि ये सब वैल्यूज का जो कॉन्सेप्ट है, बिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर मेरे लाशौरी दिमाग तक पहुंच गया तो वो दिन दूर नहीं कि मैं सुनाएंगी कि बेटा उठ जा, तुझे आईआईटी क्रैक करना है, तुझे नीट क्रैक करना है, और तू 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर देगा। आज अलार्म रखी भी हम लोग उठ नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हमारा लाशौरी दिमाग तैयार नहीं है। हमारे वैल्यूज के अंदर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना फोन का एग्जाम इंपॉर्टेंस है। आज अगर मेरा फोन टूट जाता है तो मैं रोना शुरू कर देता हूं, उसी तरीके से अगर मुझे कम मार्क्स आते हैं तो मैं रोता हूं क्या? क्या मुझे तकलीफ होती है? ये वैल्यूएशन जब डिसाइड करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले लेता है, और जो बचकाना दिमाग होता है, अगर उसने जिम्मेदारी ले लिया ना, तो 90% फैसले आपके वही करता है। 90% ऑफ फैसले आपकी जिंदगी के वही करता है, और वो जो फैसले करता है वो आपको रात में जगा देता है। आपका अगर सबकॉन्शियस माइंड अगर प्रिपेयर है तो आप सोते रहेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपको जगाना शुरू कर देगा, नहीं तुझको डॉक्टर बनना है और मैं तुझको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तुझको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तुझको 12 घंटे पढ़ाऊंगा, मैं तुझको 20 घंटे पढ़ाऊंगा, और तेरी जिंदगी का मकसद अब मुझको पता चल गया है। ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। और ये कब होता है? जब हम वैल्यूज और बिलीफ पे काम करते हैं और अपने आप को इंटरनली मजबूत करते हैं, तब जाके हम लोग प्रिपेयर होते हैं खास मकसद के लिए। दूसरी चीज होती है, अभी 3 पैरामीटर हुए, चौथा पैरामीटर जो है, जो तैयारी के अंदर हमको लगता है किसी करियर को सिलेक्ट करने से पहले, वो है टू नो योर स्किल्स। अपनी स्किल्स के बारे में जानो। मेरी स्किल कौन कौन सी है? भाई मैं बोलने में अच्छा हूं, मैं बातचीत करने में अच्छा हूं, मैं कन्विंस करने में अच्छा हूं, मैं पकाने में अच्छी हूं, मैं इंग्लिश में अच्छी हूं, मैं मैथमेटिक्स में अच्छी हूं, मैं केमिस्ट्री में अच्छी हूं। दीज आर माई स्किल्स। पहली से लेकर 10वीं तक जितने भी मैंने काम किए उसको पेन डाउन करो, और जिस चीज में आप अच्छे थे ना, वो आपकी स्किल है। फॉर एग्जाम्पल,
एक सबसे बेहतरीन फार्मूला देता हूं मैं आपको स्किल को आइडेंटिफाई करने का या अपने उस फील्ड को आइडेंटिफाई करने का जिसमें हम कामयाब हो सकते हैं। आप वो चीज को एनालिसिस कीजिए कि 10 सालों के करियर में आपको किस चीज के लिए शाबाशी मिली थी, एप्रिसिएशन मिला था। वो आपका हो सकता है कि वो आपकी स्किल्स हो जिससे जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाए जिस मुकाम तक आपको जाना है। वो सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंस दे सकता है जहां पर आपको जाना है। आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं साइंस लूं या केमिस्ट्री लूं या मैथ्स लूं। मैं सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं एंड रिजल्ट के ऊपर जाऊंगा कि मुझको जिंदगी में ये करना है, मुझको ये लीडर बनना है, मुझको एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझको साइंटिस्ट बनना है, मुझको रोबोटिक्स में कुछ करना है, मुझको डेटा साइंस में कुछ करना है। वो एंड रिजल्ट रख के मैं अपने आगे चलूं। उससे रिलेटेड स्किल्स मेरे अंदर कौन सी है, मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूं। नहीं मिल रही तो मैं फोकस कर कर अपनी स्किल को ढूंढने की कोशिश करूं। और वो स्किल जब मिलेगी ना, तो स्किल से काम नहीं होता है सिर्फ। स्किल के आगे और एक चीज होती है, वो चीज होती है पैशन। स्किल के आगे और एक चीज होती है पैशन, यानी स्किल को जुनून के अंदर कन्वर्ट करना, तब जाके आप कामयाब बनते हैं। मैं अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था, आईआईटी में सचिन तेंदुलकर ने दिया था। सचिन तेंदुलकर ने उस वक्त ये कहा था कि जब मैं बच्चा था, तो उस वक्त जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं रात को घर पर आ गया और सो गया, कितनी बार मेरी मम्मी ने मुझे नींद में खाना खिलाई। मैं इतना मुलविस हो जाता था। तो मुलविस इंसान कब होता है, जब उसमें उसको मजा आता है। जब स्किल आपकी मजा बन जाती है ना, जुनून बन जाता है, उसको कहते हैं पैशन। अब पैशन में कैसे कन्वर्ट करें? पैशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद उसका रास्ता बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं बताऊंगा कि भाई पैशन को ढूंढना कितना जरूरी है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी कंट्री में बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जापान में बहुत बड़ा फेमस है। इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई है, जिसमें मैं आपके सामने पेश करता हूं उसके बारे में कि ये क्या है, इकिगाई क्या है, और इसका पैशन से क्या संबंध है, और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, 4 सर्कल, जो बड़े सर्कल में आप उसके ऊपर आपकी फोकस करूंगा। एक एक पिंक कलर का, एक ग्रीन ग्रीन कलर का, एक ब्लू और एक येलो। इसमें सबसे ऊपर वाला लिखा है उसके ऊपर, ये 4 सर्कल जो होते हैं दुनिया में, व्हाट यू रियली लव, आप क्या चाहते हैं। आप दुनिया में वो काम कर रहे हो जो आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। इसका बैकग्राउंड पहले आपको बताता हूं कि ये टेक्निक्स को जानने से पहले इसको कैसे अमल करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंस रखती है। एक जापान में एक शहर था ओकिनावा करके। ओकिनावा शहर के अंदर एक लेडी जो है कोमा में चली गई। और कोमा में जाने के बाद में, अनकॉन्शियस होने के बाद में, उसने क्या, अब कोमा में जाने वाला इंसान जो होता है ना, वो बाहर से बात नहीं कर पाता है, लेकिन वो जिंदा होता है। तो उसने क्या देखा कि उसने ये देखा कि एक बहुत एक 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 आदमी उसके पास में आया और वो बोल रहा है कि हम तुझको ले जाने के लिए आए हैं, आप मर चुके हैं। तो वो एकदम डर गई कि मैं नहीं, मैं आपके साथ में आना नहीं चाहती हूँ, मैं जिंदा हूं, मैं जीना चाहती हूँ। तो बोले हम आपको छोड़ देंगे अगर आप हमको ये बता दे कि आप हो कौन। क्या पूछा उसने उस औरत से? उस मॉन्स्टर ने पूछा कि आप हो कौन, आप कौन हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं टीचर हूं। बोले हम उसने जवाब दिया कि हमने ये नहीं पूछा कि आप कौन सा काम करती हो, हमने पूछा आप हो कौन। तो उसने बताया मैं इस शहर के मेयर की बीवी हूं। तो जवाब में उसने कहा कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किसकी बीवी हो। फिर उस आदमी ने तीसरा सवाल पूछा कि आप कौन हो? भाई मैं 2 बच्चों की मां हूं, मेरे पास में इतनी दौलत है। हमने ये नहीं पूछा आप किसकी मां और कितनी दौलत रखती हो, हमने ये पूछा आप हो कौन। वो लेडी कंफ्यूज हो गई। उसकी उसी समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कहा मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चों की जिंदगी बनाती हूँ। मैं एक टीचर हूं और मैं इस बच्चों की जिंदगी बनाती हूँ और अपने बच्चों की परवरिश करती हूँ ताकि वो अच्छे इंसान बन जाए।
उस आदमी ने उसको छोड़ दिया। उस छोड़ने के बाद में कुछ दिनों बाद वो लेडी जो है कोमा से बाहर आई, और कोमा से बाहर आने के बाद में उसने ये देखा कि हम जो कर रहे हैं, क्या वही करने के लिए हम इस दुनिया में आए थे? तो फिर उसने इकिगाई कॉन्सेप्ट की बुनियाद करी कि जिंदगी में जीने का एक मकसद होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। उस एम पे अगर हम लोग नहीं हैं तो हम हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और हम दुनिया में सक्सेसफुल जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया में 58 की एज में इंसान रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद में वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद में अपनी लाइफ को कन्वर्ट करके सक्सेसफुल जिंदगी गुजारते हैं, अदरवाइज लोग एक कोने में बैठ जाते हैं। वो कौन सी चीज है? तो उसने फिर एक 4 सर्कल बना के इस चीज को साबित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ओकिनावा के हर शहरी ने इसके ऊपर काम किया और वहां पर सब लोग जो है 80-90 साल तक जीते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, सक्सेसफुल जिंदगी गुजारते हैं। उनके करियर में कभी डिफिकल्टीज नहीं आती है, ऐसा वहां का ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने इस प्रिंसिपल के ऊपर काम किया था। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रिंसिपल को हम लोग जानते भी है पहले से, लेकिन मैं उसको आपको एक एक रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा, रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा। 4 सर्कल में पहला सर्कल ये होता है कि हम या तो वो काम करते हैं जो हम जिसको चाहते हैं, या दूसरा व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, या हम वो काम करते हैं या हमको वो काम करते हैं हम लोग, या वो हम लोग करना चाहते हैं जिसकी जरूरत दुनिया को होती है, या तीसरा काम वो होता है जो हम वो काम करते हैं जिसके लिए हमको पैसा मिलता है, व्हाट यू कैन गेट पेड फॉर। एंड चौथा काम वो होता है कि व्हाट यू आर गुड एट, हम किस चीज में अच्छे हैं। हम वो काम जो हमको पसंद है, वो काम जिसमें हम अच्छे हैं, वो काम जिसमें जिसमें जिसको दुनिया चाहती है, वो काम जिसके लिए हमको पैसे दिए जाते हैं। ये 4 काम दुनिया के अंदर जो होते हैं हम वो करने की कोशिश करते हैं। अब ऑथर ये बोलता है, ये इकिगाई का जो फाउंडर है वो ये कहता है कि हमने क्या करना चाहिए। अगर हमने हमारे करियर के अंदर कोई चीज को सिलेक्ट किए या कोई करियर को सिलेक्ट किए जिसको हम चाहते हैं, सपोज मैं इंजीनियरिंग चाहता हूं, मैं इंजीनियरिंग में बहुत प्यार है, मैं इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूं, बहुत इंथुसियास्टिक हूं, यस मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन लेकिन आई एम नॉट गुड एट दैट, मैं उसमें अच्छा नहीं हूं, तो मैं उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। लेकिन ये बताता है, लेफ्ट साइड में आप देखिए, येलो सर्कल और पिंक सर्कल जब दो आपस में मिलते हैं, यानी मैं उस चीज में अच्छा भी हूं और मैं उस चीज में क्या कर रहा हूं, उस चीज में मोहब्बत भी करता हूं, अपने काम को एंजॉय भी करता हूं, तो वो मेरा पैशन बन जाएगा। लेकिन पैशन बन जाएगा से मुराद मेरी ये है, पैशन से अगर अगर वो पैशन है लोगों की हेल्प करना या लोगों की मदद करना, लेकिन उससे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पैशन मेरी जिंदगी गुजार सकता है? नहीं। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, लेकिन आई डोंट नो कि उस गाना गाने से मुझको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं उसको बहुत प्यार करता हूं और उसमें बहुत अच्छा भी हूं, ये मेरा पैशन सिर्फ पैशन ही रह जाएगा, प्रोफेशन नहीं बन सकता। सेकेंड पैरामीटर में होता है कि मैं एक चीज को बहुत चाहता हूं, उसमें शदीद मोहब्बत करता हूं उस फील्ड से, लेकिन उस फील्ड को जो है दुनिया भी चाहती है, यानी मैं रिसर्चर हूं, मैं नए नए ऐप बनाता हूं, नए नए टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूं और दुनिया में उसको जरूरत भी है, तो ये दो चीज जब मिल जाती है तो मिशन बन जाता है। या फिर मैं बहुत काम करना चाहता हूं, लोगों के लिए मदद करना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं और दुनिया को भी उसकी जरूरत है, तो इस कैटेगरी में और लोग आते हैं जो एनजीओ चलाते हैं, सोशल वर्कर जो होते हैं। सोशल वर्कर का काम क्या होता है कि उनमें उनको मजा आता है और दुनिया को जरूरत भी होती है सोशल वर्कर, लेकिन वो क्या बन जाता है, उनका मिशन बन जाता है। लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल आदमी ये सोचे कि मुझे ये करना है तो उससे मिशन होगा, उससे वो उसका घर नहीं चल सकता। ये एनजीओ कैटेगरी के लिए सही है, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो जिंदगी में जिनको सिर्फ और सिर्फ एक खास मकसद के लिए जी रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है कि अगर मैं दुनिया जिसको चाह रही है और उसके लिए मुझको पैसा भी मिल रहा है, मुझको पैसा भी मिल रहा है और मुझे मुझे उस दुनिया में मेरा डिमांड भी है, तो वो जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग वोकेशन, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं, यानी टीचर टीचर प्लम्बर वगैरह, कि मुझे उसके लिए पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को उसकी जरूरत भी है, तो ये मेरा प्रोफेशन हो गया, वोकेशन जिसको कहेंगे हम। और एक चौथी कैटेगरी है कि जिस चीज में मैं अच्छा हूं और दुनिया में
मुझे उसके लिए पैसा भी मिल रहा है, वो मेरा प्रोफेशन कहलाएगा। यानी मैं सपोज सिंगर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, वगैरह वगैरह जो भी चीज हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, मैं उसमें बहुत अच्छा भी हूँ, परफेक्ट हूँ, और मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि इनमें से अगर मैं एक एक चीज सिलेक्ट कर रहा हूं, सपोज मैं प्रोफेशन के ऊपर जा रहा हूं, तो प्रोफेशन में मेरा ये मकसद नहीं पूरा हो रहा है कि दुनिया को क्या चाहिए। अगर मैं मिशन के ऊपर जा रहा हूं तो मेरा मेरा घर कैसे चलेगा, ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अगर मैं पैशन के ऊपर जा रहा हूं तो मेरा मेरे से मुंसलिक लोग, जुड़े हुए लोग, उनका कैसा पालन पोषण होगा, ये मसला हो जा रहा है। इसके लिए उसने ये कहा कि आप वो काम करो जिसके लिए आप प्यार करते हो, उस काम के लिए तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे जिंदगी भर तक। वो काम करो जिसके आप उस काम को जोड़ो आप उस काम से जिसकी जरूरत दुनिया को है। यानी मैं इस काम में ऐसी कोई चीज करूं जो दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूशन करे, जिसकी वजह से मुझको कुछ पैसा भी मिले। यानी उसका कोई प्रोटोटाइप भी तैयार करो जो आने के बाद में लोगों के मसले भी सॉल्व हो, और मुझको उसकी फीस या उसकी एक कोई भी मेरी स्टार्टअप बन जाए या जो भी बन जाए, और मैं उसमें अच्छा भी बनूं। ये सब कुछ 100% होना मुश्किल नहीं, मुश्किल है बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें हम लोग पार्ट पार्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा इकिगाई अचीव हो जाएगा। अगर मैं पैशन को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा इकिगाई अचीव नहीं होता है। सिर्फ मिशन को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा इकिगाई अचीव नहीं हो रहा है। अगर मैं कॉमनली इनके लिए एफर्ट दे रहा हूं तो अब मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो है इकिगाई अचीव हो रहा है, क्योंकि मेरा पैशन भी अचीव हो रहा है, मेरा मिशन भी अचीव हो रहा है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, और मेरा प्रोफेशन भी उस फील्ड में मेरा नाम भी बन रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू कि इकिगाई पे हमको काम करना चाहिए, और तब जाकर हम सक्सेसफुल करिए। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है, आप इसको अभी अभी नहीं, लेकिन आप बाद में इसको भले कीजिए, कि पैशन को ढूंढने के लिए, इकिगाई पे काम करने के लिए एक प्रैक्टिस है। एक 4 आप क्वाड्रेंट तैयार कर लीजिए। पहले क्वाड्रेंट में आप लिखिए, आई लव दिस वर्क, आई एम एक्सपर्ट एट दिस। मैं ये काम प्यार करता हूं और इसमें मैं एक्सपर्ट भी हूं। दूसरे कॉलम में आप लिखिए, आई लव दिस वर्क बट आई एम नॉट गुड एट दिस वर्क। मैं इसको काम को पसंद करता हूं लेकिन मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे वाला देखिए आप, नादर आई लव नोर आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। ना मैं इससे प्यार करता हूं, ना ही मैं इस काम को कैसे करते हैं वो जानता हूं। दूसरे चौथा कॉलम है, आई डोंट लव, मैं इससे प्यार भी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं काम कर रहा हूं। आज के जमाने में बेशतर लोग ये चौथे क्वाड्रेंट में रहते हैं। यानी मैं इंजीनियर हूं, मुझे पता है कि मैं अच्छा इंजीनियर हूं, मेरी सैलरी भी 2 लाख रुपए है, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूं, उस फील्ड में मैं प्यार नहीं करता हूं। इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं। दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसको मैं ना ही पसंद करता हूं, ना ही मैं पसंद करता हूं, ना ही मैं प्यार करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे किए जाते हैं। ना ही मुझे पसंद करता हूं मैं उसको, ना ही मैं प्यार करता हूं, मतलब ना मुझे उससे मोहब्बत है, ना ही मैं उसमें अच्छा हूं। ऐसी कैटेगरी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन एक पहली कैटेगरी जो है जिसमें आपको काम करना है, ऊपर वाली कैटेगरी में, आई लव दिस वर्क, मैं इसमें बहुत अच्छा हूं और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूं। या ये वाले सक्सेसफुल होते हैं, या फिर वो सक्सेसफुल होते हैं जो ये कहते हैं कि आई लव दिस वर्क बट आई एम नॉट गुड एट दिस वर्क। यानी मैं इसमें अच्छा तो हूं, लेकिन मैं इसमें प्यार तो करता हूं, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूं, तो अच्छा बन जाऊंगा, मैं वर्कआउट करूंगा। इससे अच्छे से मुझे और चीज याद आई कि सपोज मैं यहां कह रहा हूं, ये मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जिस चीज में को पसंद करता हूं या प्यार करता हूं मैं वो करूं। मैं पसंद करता हूं सोने को, मुझे 16 घंटे सोना पसंद है, लेकिन क्या सोने से दुनिया को असर पड़ रहा है? कोई नहीं पड़ रहा है, मतलब मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। मतलब हर वो चीज जिसको आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे कुछ दुनिया को फर्क पड़े। मुझे ऐसी चीज को आइडेंटिफाई करना है जिससे मेरी जिंदगी में भी असर हो और लोगों की जिंदगी में भी असर हो। ये छोटी सी प्रैक्टिस आप कीजिए। एक किताब है जेफ गोइंस की, जिसमें पैशन को तलाश करने का उसने एक मेथड बताया है, एक 7 स्टेप्स बताया है। वो कहता है कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन। मैं कौन हूं, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं, क्यों एफर्ट कर रहा हूं। एक्सीडेंटल अप्रेंटिसशिप, तो वो कहता है कि अगर आपको दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अपना मेंटर तलाश कीजिए। हर इंसान का मेंटर होता है,
हर इंसान का कोई ना कोई टीचर होता है, हम लोग उसको मानते नहीं है, हमें उसको तलाश करना चाहिए ताकि हम उस स्किल में 100% कामयाब हो जाए। एक और एक किताब का मैं आपको हवाला दूं यहाँ पर, 10,000 आवर्स करके किताब होती है। वो किताब ये कहती है कि दुनिया में अगर मैं किसी स्किल के ऊपर 10,000 घंटे तक काम करता हूं तो उस फील्ड का मैं वर्ल्ड क्लास बन जाता हूं। यानी अगर मैं खेलने में अच्छा हूं, अगर मैं साइंस में अच्छा हूं और साइंस को मैं अपनी जिंदगी के 10,000 आवर्स 10,000 घंटे देता हूं, जब मैं पेनफुल प्रैक्टिस करता हूं, शदीद मेहनत करता हूं 10,000 घंटे तक, तो मैं उस फील्ड का वर्ल्ड क्लास बन जाऊंगा। यानी मैं अपनी एग्जांपल लेके बात करूं, अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग की सेल्फ हेल्प की फील्ड के अंदर अपनी जिंदगी के 10,000 घंटे दे रहा हूं, तो मैं दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा। ये पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है? जब मैं पेनफुल प्रैक्टिस दूंगा, उस स्किल के ऊपर काम करूंगा, तब जाके वो कन्वर्ट होगा पैशन में। फोर्थ जो उसका पैरामीटर है, फोर्थ जो स्टेप है, वो स्टेप ये है कि बिल्डिंग ब्रिजेस। इस दौरान आपको कठिनाइयां आ सकती है, इस कंटिन्यूअसली आपको काम करना है। हो सकता है कि आपको आपको दुनिया में कुछ बड़ा बिजनेस करना है या बड़ी कुछ चेंजेस क्रिएट करना है, तो पहला स्टेप हो सकती है कि आपको 10वीं का एग्जाम पास करना पड़े। सेकेंड स्टेप हो सकती है कि 12th का एग्जाम का पास करना पड़े। फोर्थ स्टेप हो सकती है कि नीट या जेई देना पड़े, उसके बाद में आईआईटी में जाना पड़े। तो ये जो बिल्डिंग ब्रिजेस है, आपको ब्रिजेस तैयार करना पड़ेंगे अपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी ये हो जाती है कि मार्क जुकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट था तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नॉट पॉसिबल। वो बना हुआ एक्सेप्शनल केसेस में बन सकता है, लेकिन मेरे पास में अगर रास्ता है तो मुझे रास्ते के थ्रू, कंटिन्यूअस एफर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, तब जाके मैं मेरे पैशन तक पहुंच सकता हूँ। पिवट पॉइंट्स, उसके बाद में अगर आप फेल होते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करते करते नेक्स्ट तरीका अपनाना है। आपको पता है स्टीव जॉब एप्पल बनाने से पहले किसी एक कंपनी के अंदर इंजीनियर का काम करता था। क्या उसने उस वक्त ये सोचा कि डायरेक्ट मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? नहीं, उसने उस स्टेप को पार किया, वहां पर एफर्ट्स नहीं मिले, कुछ प्रोटोटाइप बनाया, वो फेल हुए। फेल होने के बाद में नेक्स्ट ट्राई करता रहा, अब जाके एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसकी दुनिया में डिमांड, जो अच्छा भी है, जिसको प्यार भी करता है, एफर्ट भी है और पैसा भी सब भरपूर मिल रहा है। नंबर 1 कंपनी। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, वो है पोर्टफोलियो ऑफ लाइफ। मैं पैशन तलाश करते वक्त ये ना भूल जाऊं कि मेरी जिंदगी भी है, मेरा काम भी है, मेरी एक्टिविटीज भी है और मेरी जिंदगी का मकसद भी है। मैं इतना मुलविस ना हो जाऊं कि मैं अपनी जिंदगी के जो मेन पोर्टफोलियो होते हैं उनको भूल जाऊं, अपनी फैमिली को भूल जाऊं, शादी ना करूं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी भर शादी नहीं की। सक्सेसफुल नहीं है, जिंदगी का पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। मैं जिंदगी में खेलूं कूदूं, एक्टिविटी भी करूं और मेरी जिंदगी का जो असल मकसद है उससे हटू नहीं, तो मेरा पैशन बरकरार रहेगा। और पैशन मेरा, और लास्ट स्टेप वो बोलता है कि मैग्नम ओपस। वो बताता है कि वर्क टिल मैग्नम ओपस का मतलब वो ये दिखाता है कि जिंदगी के लास्ट मोमेंट तक अगर मुझे काम करना है ना, तो वैसा करियर चूज करो। जिसकी एग्जांपल है, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि इन्वेस्टर है वैरेन बफेट करके। वैरेन बफेट जो है वो अराउंड 80 की एज का होगा, लेकिन अभी भी वो बोलता है कि जब भी मैं ऑफिस में आता हूं तो मैं 16 साल का बच्चा बन जाता हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को देखता हूं जिनके शौक मेरे जैसे, वो लोगों की पसंद जो मेरी पसंद है, जब मैं उनके साथ में बैठता हूं तो मैं फिर से यंग हो जाता हूं, क्योंकि उसको अपने काम में इसी तरीके से हमको एक काम लेना है और उसमें इस तरीके से काम करना है कि मैं अपने आखिरी वक्त तक काम करूं। इससे कि मैं एग्जांपल दूं, अभी इंतकाल हुए एक बहुत अहम शख्सियत मौलाना वहीदुद्दीन साहब। मौलाना वहीदुद्दीन साहब लास्ट मोमेंट तक के प्रीचेस करते रहे, लोगों को सही रास्ता दिखाते रहे। लास्ट ईयर उनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला। एपीजे अब्दुल कलाम की बात ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम लास्ट मोमेंट तक स्पीचेस देते रहे, जब तक कि उनकी रूह कब्ज ना होती रही तब तक उन्होंने काम किया। हाँ, वरना एज तो रिटायरमेंट की 58 होती है साहब। ये वो पैशन ही है जो इस कगार पर पहुंचा रहा है, जो एफर्ट से भी हिल नहीं रहा है, एफर्ट में कंटिन्यूअस एफर्ट से काम करके आगे बढ़ रहा है और लास्ट मोमेंट तक काम कर रहा है और इस दुनिया में भी कामयाब हो रहा है और आखिरत में भी कामयाब हो रहा है। दैट इज योर पैशन। ओके, ये सब हमको तलाश करना है करियर चूज करने से पहले। अब ये सबसे, अब हम प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। ये इंटरनल चीजें थी, अब हम इससे, मैंने अपने आप पर काम किया, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाया, अपने सॉट एनालिसिस किया, अपनी वैल्यूज को रीडिफाइन किया, प्रायोरिटाइज किया, अपने ब्रीफ के ऊपर काम किया, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश किया, अपने कॉन्सेप्ट पे काम किया, अपने पैशन पे काम किया। अब मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं किस लैंग्वेज में अच्छा हूं, मेरी सोशल स्किल्स कैसी है,
मैं किस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिव में कितना एक्टिविटीज में कितना एक्टिव हूँ, मैं कितना मैथ्स में अच्छा हूँ, कितना साइंस में अच्छा हूँ। अब इससे मैं करियर को लिंक करूंगा और वहां पर जाऊंगा और वहां पर मैं एक्सेलेंस के साथ में जिंदगी गुजारूंगा। मेरा लॉजिकल एप्टीट्यूड कैसा है, मेरी रीजनिंग कैसी है, मेरी मेमोरी कितनी है, स्ट्रांग है, दिस आर ऑल थिंग्स। और उसके हिसाब से फिर मैं करियर चूज करता हूँ। अब मैं आता हूँ करियर के ऊपर। मैंने अपने आप को तैयार किया, अपनी स्किल्स भी देख लिया कि मैं लॉजिकल अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जाऊँ। ये नई नई स्किल्स है। दुनिया में लोग अचानक से करोड़पति बन जा रहे हैं, अचानक से चेंजेस क्रिएट कर पा रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दी स्टार्टअप्स। बायजूस की एग्जांपल मैं आपके सामने लूं। बायजूस एक ऐप है, जो एक इंजीनियर था। इंजीनियर ने क्या सोचा, क्यों ना मैं बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग्स में ऐसा एजुकेशन दूं कि एक टीचर एक जगह से पढ़ाएगा और करोड़ों लोगों को पढ़ा पाएगा। और अच्छा टीचर लोगों को नहीं मिलता है गांव खेड़े में। तो उसने एक स्टार्टअप बनाया बायजूस। आज आपको पता है बायजूस का वर्थ जो है वो 70,000 करोड़ रुपए का है। इंडिया की 10वें नंबर का अमीर आदमी बन गया। पैशन था, लोगों का मसला सॉल्व करा, पैसा भी कमाया और कामयाबी हुआ। आज के जमाने में और मजबूत फील्ड है डेटा साइंस, जिसपे इवेल्युएशन किया जाता है कि डेटा की स्टडी होती है, डेटा एनालिसिस होता है। बहुत सारी कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर ओपनिंग्स निकलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसबुक पर मेरा चेहरा सिर्फ आ रहा है, लेकिन मुझे पता चल जा रहा है कि मेरा फोटो किसने पोस्ट किया है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत सारे काम हो रहे हैं, ये एक इमर्जिंग फील्ड है। मशीन लर्निंग एक इमर्जिंग फील्ड है। सेफोलॉजी एक इमर्जिंग फील्ड है। सेफोलॉजी का मतलब होता है कि इलेक्शन के ट्रेंड्स को पहचानना और उसके ऊपर वर्कआउट करना। इसमें प्रशांत किशोर का आपने नाम सुना होगा, पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुए। इसमें कोई लोग नहीं है। ऐसी फील्ड में हमारे आर्ट्स के बच्चे जा सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में जा सकते हैं साइंस वाले बच्चे, इथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी, साइकोलॉजी में जा सकते हैं आर्ट्स वाले, जो कि साइकोलॉजी में बहुत ही कम लोग हैं। बहुत सारे डिप्रेशन के शिकार लोग हैं। इंटरनेट जर्नलिस्ट, अगर आप जर्नलिस्ट में है जाना चाहते हैं, आपके पास में डिग्री नहीं है, आप फिर भी जाना चाहते हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, यू कैन डू इट। डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल एफिलिएट मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में ऐसी चीज हो गई है कि आप यहाँ बैठकर अमेरिका में आपका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ऐसी सी स्किल्स आ गई है, एंड दैट इज इजी, बहुत आसानी से रन कर सकते हैं आप। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, उसको बेच सकते हैं। वो पॉसिबल है जब आप लोगों के पास में वो स्किल्स हो डिजिटल मार्केटिंग की, कि उसको प्रमोट करेंगे आप, उससे आपको कमीशन मिलता है, उससे आपको इनकम होती है। और ऐसी एफिलिएट मार्केटिंग वाले बच्चे हैं जो 24-24 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं, सिर्फ घर से बैठे बैठे। उनके पास में एफिलिएट मार्केटिंग की और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है। उसके ऊपर वर्कआउट किया इंटरनेट का इस्तेमाल करके। जिस इंटरनेट से आपकी जिंदगी तबाह हो रही है, उसी इंटरनेट से लोगों के को लाखों रुपए भी मिल रहे हैं उसका प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करने पर। वो सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड को इंडोर्स भी कर रहे हैं। बहुत से अच्छी फील्ड है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है सीए में, कॉमर्स लाइन में। 3D एनिमेशन, रोबोटिक्स, फाइन आर्ट्स, दीज आर ऑल्सो इमर्जिंग फील्ड, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ नुमाया काम करके लोगों की एफर्ट भी कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और कामयाब जिंदगी भी गुजार सकते हैं। ये सारी बातों में मैं कंक्लूजन दिखाने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम जब करियर के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ हम एक करियर के बारे में चूज करके उस चीज में निकल जाते हैं, हमको बाद में मालूम पड़ता है कि उसमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के बाद में मुझे मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि सर क्या करना है। इंजीनियरिंग कर लिया, उनको ये नहीं पता कि आप आगे करना क्या है, कौन से प्रोफाइल होते हैं, क्या होते हैं। ये सब रिसर्च बेटा आपको करनी है। और आपके पास में इंटरनेट है, आपके पास में गूगल है, आपको सारी चीजें अवेलेबल होती है। नहीं अवेलेबल तो मेंटर्स है, लेकिन आप हासिल तो करो। आप सारा जो नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करो, अपने आप पर काम करो, फिर किसी फील्ड में जाओ, डेफिनेटली आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो हम लोग सवाल ले सकते हैं। जाहिद भाई। उमेरा मैम। हेलो। या आप किसी के कुछ सवाल हो तो यहाँ पे चैट चैट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था चैट बॉक्स में कि सेल टेल समथिंग अबाउट नीट। नीट यहाँ पर जाहिद भाई 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं क्या, कि 12th के? तो मेरे ख्याल से 10th वाले ने पूछा। हाँ जूनियर कॉलेज के हैं सर, 11th हाँ, 12th के तो लिए। ये जो बच्चा होगा शायद वो 10th स्टैंडर्ड में या उससे नीचे वाली कैटेगरी में होगा। नीट जो होता है एक एग्जाम होता है, अगर आपको मेडिकल के जो भी कोर्सेज होते हैं जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस और उसके बाद में नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज में अगर आपको दाखला चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो आपको 12th साइंस के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है नीट, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सब्जेक्ट के ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 720 मार्क्स का होता है, जिसकी स्कोरिंग के बेस पर आपको अगर ज्यादा स्कोर आता है तो आपको एमबीबीएस मिलता है, उससे कम होता है तो बीडीएस, बीएमएस, इस तरीके से आपको मिलता है एडमिशन। अपने आप को अगर अनम्यूट करके पूछना है तब भी पूछ सकते हैं। सर आई वांट टू बिकम अ टीचर, प्लीज टेल समथिंग अबाउट इट, आई एम गुड एट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। टीचर बनना है तो आज के जमाने में देखो, आज के जमाने में वो भी टीचर है। थोड़ा मैं ब्रॉड करता चलो इसको, कि टीचर का डेफिनेशन आप सिर्फ और सिर्फ ये मत निकालो कि मैं फला फला स्कूल के अंदर टीचिंग करूंगा। टीचर, मैं भी टीचर हूं। टीचर यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर ले रहा है वो भी टीचर है। आपको पता है कि आज आप टीचर बनना चाहते हैं और किसी खास सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट है, तो आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाइए। उस सब्जेक्ट में इतना बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कीजिए, इतना बेहतरीन कंटेंट को डेवलप कीजिए, उसके वीडियोस बनाइए। वीडियोस बनाने के बाद में अगर आप उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो आप भी खान सर के जैसे, या फिर बहुत सारे जो खान एकेडमी है या बहुत सारे बायजूस वगैरह है, इनसे बेहतरीन टीचर बन सकते हैं। आपको पता है खान एकेडमी वाले भी टीचर है। जो खान एकेडमी है दुनिया की सबसे नंबर 1 एड टेक कंपनी है, जिसका करोड़ों का टर्नओवर है, जो कि फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उसका जो ओनर है वो भी टीचर है। बायजूस जो है वो इंजीनियर के साथ साथ एक टीचर था जो कैट की तैयारी कराता था, आईआईएम के एग्जाम की, एमबीए के एग्जाम होता है, जो उसने अपने टीचर को कन्वर्ट करके एक नए फील्ड में गया, जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी बन गया। तो टीचर अपने आप को कमजोर ना समझे। टीचिंग एक फील्ड बहुत ही एक आलीशान पेशा है। इसके लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपको लर्नर बनना है। आपकी जिंदगी में तालीम की इंपॉर्टेंस हासिल करनी है, या आपको कोई भी एक फील्ड में महारत हासिल करनी है। सपोज आप आर्ट्स लाइन लेते हैं, कॉमर्स लाइन लेते हैं या साइंस लाइन लेते हैं, वट एवर फील्ड यू वांट टू चूज, आप उस फील्ड को चूज कर लीजिए। 11-12 कीजिए, उसमें ग्रेजुएशन कीजिए। हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े उसमें पीजी करने की, पीएचडी करने की, रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप कीजिए। नहीं तो इंटरनेट के रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स है, वो कर सकते हैं आप लोग। आपको फॉर्मल एजुकेशन में जाना है तो आपको डीएड या बीएड करना होगा या एमएड करना होगा, तब आपको कोई स्कूल वगैरह में जॉब मिल सकती है। अगर वो कर लेते हैं तो आपको स्किल्स आ जाती है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। वो आप करके टीचर स्कूल में भी लग सकते हैं, कॉलेजेस में भी लग सकते हैं, या फिर नेट सेट का एग्जाम देकर प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं एज ए टीचर बनने के लिए। सर टेल में, सर प्लीज टेल अबाउट फ्री टेस्ट ऑनलाइन विच evaluate पर्सनैलिटी एंड पैशन। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद में पर्सनैलिटी टेस्ट कीजिए। बहुत सारे आपको क्वेश्चनर मिल जाएंगे और बहुत सारे टूल्स भी मिल जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप उसके ऊपर 100% रिलाई ना होते हुए अपने आप पर फोकस कीजिए। वहां से आप क्वेश्चनर ले लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस लेकर हमारे पास में, अगर आप मेस्को के स्टूडेंट है तो हमारे पास में इन हाउस 2 काउंसलर है, मिस हुमेरा, मिस शबाना। आप उनसे भी अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन पहले वर्कआउट करके आइए। उस क्वेश्चनर के आंसर आप लिख कर लाइए, उसके बाद में अपने एनालिसिस करने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग के लिए हमारे काउंसलर आपके साथ में है, वो आपकी हेल्प करेंगे। सर टेल मी अबाउट सीए। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही, क्योंकि बहुत ही फेमस फील्ड है। इसमें आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। आपको 12th जो होता है वो अगर आप कॉमर्स से करते हैं तो बेहतर है। कॉमर्स से करने के बाद में उसके अलग अलग स्टेप है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद में आर्टिकलशिप होती है 3 साल की, उसके बाद में सीए मेंस के एग्जाम होते हैं और तब जाके आप सीए बनते हैं। मतलब घुमा फिरा कर कहा जाए तो आपको अगर कॉमर्स लाइन में इंटरेस्ट है तो आप सीए की कीजिए। और सीए में एक उसका एक स्टेप होता है, एक फाउंडेशन स्टेप, फाउंडेशन,
इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप 3 साल की, ये अलग-अलग एग्जाम है। इसके लिए आपको वक्त मिलता है, उसको आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, उसके लिए क्लासेस लगाइए या खुद से पढ़िए और आप सीए कर सकते हैं। सर आई वांट टू बिकम अ डाइटिशियन न्यूट्रिशन के बहुत सारे अभी होम साइंसेस में इस कोर्स का की शुमार होता है। अंजुमन इस्लाम में भी इसका एक कॉलेज है जो 12th साइंस के बाद में, आर्ट्स के बाद में आप लोग कर सकते हैं, या पैरामेडिकल के अंदर भी इसमें कोर्सेस होते हैं बहुत सारे, जिसके इंस्टीट्यूट बम्बई में बहुत सारे। 12th आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं। सर सर 12th के बाद नीट के लिए ड्रॉप लेना बेस्ट है या बीएससी प्लस नीट है? देखो, अगर ड्रॉप लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रॉप लेकर भी अगर आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीट की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में डेट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 साल है। 25 साल तक मैं रुकने के लिए नहीं आपको कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता किसी कारण आपकी 12 की पढ़ाई के साथ में तैयारी नहीं हुई है, तो आप 1 साल की तैयारी करके फुल टाइम मेहनत कर ऑनलाइन कोचिंग का इस्तेमाल कर जैसे कि बहुत सारी ई2s, उसके बाद में काइजन ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टीचिंग टूल भी अवेलेबल है, जो आपको पेन ड्राइव या फिर ऑनलाइन कोचिंग से आपकी हेल्प करते हैं। बायजूस है, इसके अलावा लोकल कोचिंग क्लासेस है, वो ज्वाइन कीजिए। 1 साल तक की शदीद मेहनत करने के बाद में अगर देंगे तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। प्लीज टेल मी अबाउट आईपीएस। आईपीएस जो होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने ऑफिसर्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके लिए ये एग्जाम देने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आप 12th का एग्जाम पास कीजिए और कोई भी ग्रेजुएशन कीजिए, चाहे बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल कीजिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डिग्री होने के बाद में आप ये एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी का, और ये यूपीएससी का एक ही एग्जाम देना है आपको, और उसके स्कोरिंग के बेस के ऊपर आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद में इंडियन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, इनकम टैक्स कमिश्नर, ये वगैरह वगैरह अलग पोस्ट होती है। इनसे सब में आप बन सकते हैं। आपका जैसा स्कोर होगा उस हिसाब से आपको उसमें पोस्ट मिलती है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास में ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद में उसका एग्जाम जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। एक एग्जाम होता है पहला प्रीलिम एग्जाम, जिसमें आपको 2 पेपर होते हैं, जिसका सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये सिलेबस होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, वो क्रैक किया आपने तो आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मेंस में। मेंस में 7 पेपर होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के इनके लिए अलग अलग पेपर हो जाते हैं, और 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, जो आपने ग्रेजुएशन में लिया वो, या आपकी मर्जी से कोई सब्जेक्ट है। ये 7 पेपर जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसका एग्जाम पास होने के बाद में आप सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स दोनों का मार्क्स मिलाकर एक फाइनल टोटल बनता है। टोटल बनने के बाद में उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में जो टॉप नंबर पे आता है उसको आईएएस मिलता है, जो उसके नीचे आता है उसको आईपीएस, आईआरएस, लाइकवाइज उसको अलग अलग फील्ड मिलती है। इस तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह अगर कभी फुर्सत मिले तो आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, आप उसमें मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको गाइडेंस बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी का कोई सवाल? ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर, जो भी आपकी डाउट्स है। इंशाल्लाह मैं थोड़ा उसको देर मसरूफ अगर रहूंगा तो देर हो सकती है जवाब देने के लिए, लेकिन आपको मैं जवाब दूंगा। या फिर आप कोई काउंसलिंग सेशन चाहते हैं हमारे काउंसलर के साथ में, तो हमारे काउंसलर तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस में अवेलेबल है मेस्को में, और मेस्को के जरिए हम चाहते हैं कि आपकी 100% नशोनुमा हो, और 100% होलिस्टिक होलिस्टिक 360 डिग्री आपका डेवलपमेंट हम लोग करें। आपको हर चीज में हम लोग बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आप कल जाकर कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करने वाले बने। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट तो बने ही बने, लेकिन इसके साथ साथ आप एक अच्छे इंसान बने और एक कम्युनिटी को दे। जिस तरीके से मेस्को आपकी हेल्प कर रहा है, जिसे मेस्को किसी के डोनेशन के ऊपर आपकी हेल्प कर रहा है, सिमिलरली आप भी डोनेशन देने वाले बने। इस कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर आप अपना योगदान दे, अपना पार्ट करे, और सक्सेसफुल करियर आपका हो। अल्लाह से मेरी गुजारिश। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। Thank you so much, sir. It was really an enlightening session. On behalf of MESCO and all the participants, I really thank you so much for your
valuable time and the information as well. Thank you so much. जज़ाक